हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे थे और पार्लियामेंट के अच्छे सेशन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और आई थिंक कि 2-3 लेक्चर और होगा और उसके बाद आपका पार्लियामेंट सीरीज ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं इससे। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, MCQ इस पर अटैम्प्ट कर लिया, तो 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो ऐसे निकल जाएंगे। प्लस आपके मेंस में भी पार्लियामेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इसलिए आपकी जो तैयारी है इस टॉपिक के ऊपर वो अच्छी होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, आपको पता है ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी है। तो लॉ मेकिंग बॉडी है तो इसका मतलब देयर इज ए सर्टेन प्रोसीजर जिसके तहत पार्लियामेंट में बिल इनिशिएट होता है, उसके बाद सर्टेन डिबेट डिस्कशन होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, उसके बाद आपका कोई बिल है वो आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। बिकॉज आपको ही पता है, फॉर ए बिल टू बिकम ए लॉ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। और एक बार प्रेसिडेंट एसेंट मिल जाने के बाद आपका वो बिल है वो लॉ बन जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा, बट लॉ तो बन ही जाता है। सो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में, तो दोनों हाउसेस की अगर हम बात करें, चाहे वो आपका लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो सिमिलर प्रोसीजर अपनाया जाता है। एवरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द सेम स्टेजेज इन ईच हाउसेस। स्टेजेज प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। बिकॉज प्रोसीजर के बारे में हो सकता है कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, अदरवाइज ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट प्रीलिम्स के लिए स्टेजेज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए बिल के जो वेराइटीज़ हैं वो महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल, पब्लिक बिल किसे कहेंगे, प्राइवेट बिल किसे कहेंगे। आपने प्राइवेट मेंबर बिल, पब्लिक मेंबर बिल सब सुना होगा, बस रिवाइज करने की बात हो जाती है। तो पब्लिक बिल की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि द बिल विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। याद रखना, पब्लिक बिल का मतलब ये हुआ कि वो बिल जो किसी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाई हो। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए 7 डेज का प्रेयर नोटिस की ज़रूरत होती है, यानी कि 7 दिन पहले ये नोटिस दे दिया जाएगा कि हम एक बिल को इश्यू करवाने वाले हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो सारे जो प्रेयर नोटिस देने के बाद आपका फिर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मिनिस्टर के द्वारा, और जो बिल है वो ड्राफ्ट करी जाएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड बिल है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनके द्वारा आपका आएगा, है ना। तो ये तो बात है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज को सेग्रीगेट किया गया है बेस्ड ऑन द वर्क। तो जिस फील्ड का वर्क होगा उस फील्ड की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आपका वो ड्राफ्ट तैयार करेगी और मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। बट देयर इज ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट बिल, यानी कि लेट्स से कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें मिनिस्टर होते हैं प्लस नॉन मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल हम उस बिल को कहेंगे जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, यानी किसी भी MP के द्वारा हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बिल को, तो हम प्राइवेट बिल कहते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी मेंबर को हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर उनको इंट्रोड्यूस करवाना है हाउस में बिल को, तो उसको 1 मंथ का प्रेयर नोटिस देना पड़ेगा। जबकि पब्लिक बिल में क्या था, 7 डेज का, इसमें क्या है 1 मंथ का। एंड ये ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो कंसर्न मेंबर की। क्यों, बिकॉज यहाँ पर तो आपका कोई मिनिस्टरशिप है नहीं जिसने कोई डिपार्टमेंट हेड किया होगा। यहाँ पर तो सिंपल मेंबर है जिसको मन चढ़ गया कि हाँ इस इश्यू पर बिल होनी चाहिए तो हम इंट्रोड्यूस कर लाएंगे, ये बातें हो जाती है। और दैट्स वाई प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और आई थिंक कि अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हुए हैं हाउस से, तो आप समझ सकते हैं कितना कम सक्सेस रेशियो है। बात करते हैं बिल दैट आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर पर जो आधारित बिल है, अगर उसके अनुसार बात करें तो आप देख लो यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में आपका वो बिल आ जाते हैं जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट से डिफरेंट हो। फाइनेंशियल सब्जेक्ट में तो आपके मनी बिल आ जाएंगे और फाइनेंस बिल आ जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी बिल यानी कि नाम से ही पता चलता है द बिल विच इज़ ऑर्डिनरी इन नेचर। और जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई रेगुलेशंस को लेकर आपका बिल आया है ना, तो उसे हम ऑर्डिनरी बिल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल में जो आपका
पार्लियामेंट से बिल पास किए गए थे। आई थिंक कि फार्मर्स वाले जो बिल थे उन सबों को पास किया गया था, तो वो सब ऑर्डिनरी बिल ही थे, है ना। तो एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट, और वो 5 स्टेजेस कौन है हम उसे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये आपका प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 5 स्टेज, बट कुछ कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। एंड याद रखना है आपको, ऑर्डिनरी बिल को बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही होगा। ऑर्डिनरी बिल के मामले में नो डिस्क्रिमिनेशन, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी इंट्रोड्यूस, एंड मिनिस्टर हो या फिर मेंबर हो, किसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और याद रखना है, इसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रेयर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। हाँ, एसेंट जरूरी है पास होने के लिए, बट प्रेयर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता है। और इसे अमेंड किए जा सकते हैं, रिजेक्ट किए जा सकते हैं राज्यसभा के द्वारा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल पावर होते हैं। ऑर्डिनरी बिल के मामले में राज्यसभा और लोकसभा इक्वल पावर। एंड राज्यसभा कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो 6 मंथ एट मैक्स रखा जा सकता है राज्यसभा के द्वारा बिल को। एंड उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन हो जाते हैं बेसिकली। एंड डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, ये भी बात है। एंड सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट इफ पास बाय द बोथ हाउस, तो दोनों हाउसेस ने अगर पास कर लिया है बिल को, तो फिर प्रेसिडेंट को पास मूव किया जाता है फॉर असेंट। एंड इन केस ऑफ डेडलॉक ज्वाइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। एंड डिफीट इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना है आपको, अगर पास नहीं हुआ ऑर्डिनरी बिल, तो मान के चलो कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी इंजॉय नहीं कर रही है, तभी तो पास नहीं हुआ। तो दैट्स वाई डिफीट इन द लोकसभा, डिफीट ऑफ द बिल इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इफ इट इज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, बिकॉज मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इन सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है ना टू द हाउस। एंड अगर समर्थन ही नहीं आया बिल का, तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो मेजोरिटी ऑफ सीट्स में समर्थन में नहीं। एंड प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट, अप्रूव और कैन रिटर्न फॉर इट फॉर रिकंसिडरेशन, ये बात भी है। एंड अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी ऑफ बिल की, तो मनी बिल हो गई। मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन बेसिकली करी गई है। आर्टिकल 110 डील्स विथ मनी बिल। एंड इसमें क्या होते हैं, वो मैटर आते हैं जिसमें फाइनेंशियल मैटर जुड़ा हो, जैसे टैक्सेशन को लेकर, टैक्स हटाना हो, टैक्स लगाना हो, है ना। ये सब जो मैटर है रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये आपका मनी बिल में आ जाते हैं, है ना। नाम से पता चल रहा है मनी बिल, द बिल विच डील्स विद द मनी रिलेटेड इशू, फाइनेंशियल मैटर। एंड ये जरूर याद रखना है, मनी बिल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ओनली इन लोकसभा, ये जरूर याद रखना है ना। तो मनी बिल का कैरेक्टरिस्टिक क्या आपने पढ़ा, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, और इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। दो बातें, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है मनी बिल में, जो कि जरूरी नहीं था ऑर्डिनरी बिल में, और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा के पास ये जाती तो हैं, बट फॉर डिबेट डिस्कशन, इसमें कोई अमेंडमेंट या फिर रिजेक्शन राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता, बट सजेशन दिए जा सकते हैं, लेकिन चाहेगा कि राज्यसभा अमेंड कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो नहीं होगा। और राज्यसभा को रिटर्न करना होगा इस बिल को, चाहे वो डिस्कशन करे या फिर ना करे, रिकमेंडेशन करे या फिर ना करे, उसको राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को देना पड़ेगा एट मैक्स 14 डेज के भीतर, है ना। और लोकसभा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती है। एंड ये याद रखना, मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए सर्टिफिकेशन स्पीकर का जरूरी है। सर्टिफिकेशन मतलब कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा स्पीकर। एंड राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है विद रेस्पेक्ट टू मनी बिल, हमने डिस्कस तो किया ही था, बिकॉज यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकती, है ना। सजेशन, रिकमेंडेशन ये सब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा मनी बिल को अगर पास ना करे तो फिर मनी बिल आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट और अप्रूव बट कैन नॉट रिटर्न टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ये बात भी याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिजेक्ट कर सकते हैं मनी बिल को, अप्रूव तो कर ही सकते हैं, लेकिन रिटर्न करने की बात आएगी पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए, तो ये नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने देखा कि जो आपका ऑर्डिनरी बिल है उसमें प्रेसिडेंट तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं बिल को, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और जो आपके मनी बिल है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पर रिटर्न रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजे जा सकते, याद रखना है आपको। अब जो है आपका फाइनेंशियल बिल दैट डील्स विद द 117 एंड 117 क्लाउज 3, और इसमें वो मैटर आते हैं विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर अदर देन द मैटर ऑफ मनी बिल। एंड ये याद रखना है आपको बस एक MCQ के लिए कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, ये MCQ के लिए सिर्फ याद रखना है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट
बिल की, तो आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या हो रहा है आपका, मैटर कंसर्न्ड विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चलता है द बिल विच हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की प्रक्रिया क्या होती है, वो आपका आर्टिकल 368 में मेंशन होता है। अब बात करते हैं जो हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बाद पार्लियामेंट में 5 स्टेजेस में इनको गुजरना पड़ता है। अब ये 5 स्टेज वन बाय वन डिस्कस करें तो पहला तो हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या हो गया, मेंबर हैज टू आस्क फॉर लीव ऑफ द हाउस फॉर इंट्रोडक्शन, यानी कि जो मेंबर है उनको लीव यानी कि छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो वो तैयार करेंगे उस बिल को। तो पहला बार में क्या हो रहा है, इसमें आपको मेंबर को छुट्टी लेनी पड़ती है हाउस से फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। और याद रखना है कि फर्स्ट रीडिंग जब किया जाता है इसमें बेसिकली टॉपिक दे दिए जाते हैं कि हाँ इस पर हम बिल बनाएंगे, और टॉपिक देकर छुट्टी ले ली जाती है, लीव ले ली जाती है, और उसके बाद इस स्टेज में कोई भी डिस्कशन उस बिल पर नहीं होता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज एंड कहे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है ना, और इसके अंदर आपका सब स्टेज आता है। पहली बात तो ये कि स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, यानी कि जो बिल के सिद्धांत है इसके प्रोविजन से वो डिस्कस किए जाते हैं जनरल वे में, नॉट कि पूरा क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कस किया जाएगा, एक एक वर्ड पर डिस्कस होगा, जनरल डिस्कशन कि हाँ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने डिस्कस कर लिए। और इसके बाद ये कमेटी को रिफर की जाती है। तो दूसरा स्टेज आया आपका कमेटी स्टेज है ना, और कमेटी उसके बाद जो अपने सुझाव देंगे वो आपका कंसिडरेशन स्टेज है ना। तो बिल्स के जो प्रोविजन है क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडर किए जाते हैं और ईच क्लाउज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड सेपरेटली, तो ये आपका कंसिडरेशन स्टेज हुआ। जो थर्ड रीडिंग है इसमें डिबेट होता है, डिबेट इस बात पर कि वेदर इस बिल को एज ए होल एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। और याद रखना है कि इसमें आपका कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये सब ऑलरेडी सेकेंड रीडिंग के कंसिडरेशन स्टेज में हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें आपके सारे प्रोविजन जो बिल के क्लॉज बाय क्लॉज एंड डिस्कस किए जाते हैं और सेपरेटली वोट किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है थर्ड रीडिंग में तो ओवरऑल बस ये डिबेट होती है कि एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, जो होल नो अमेंडमेंट इज अलाउड, एंड अगर पास हो गया तो फिर अदर हाउस की तरफ पहुंच जाएगा फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, एंड फिर आपका दूसरे हाउस में जाएगा। यानी कि अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में। तो अगर हम बात करें बिल इन द सेकेंड हाउस तो देख सकते हो इफ द सेकेंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट्स और द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकेंड हाउस, तो हम कह सकते हैं कि दोनों हाउसेज ने पास कर लिया है एंड सेम उसके बाद पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर द एसेंट यानी कि सहमति। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज दैट इज योर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है उस बिल के ऊपर तो ये जो बिल है वो एक्ट बन जाती है एंड इट इज प्लेस्ड इन द स्टैट्यूट बुक रूल बुक। तो ये हमने 5 स्टेजेस देखा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बिल इन द सेकंड हाउस, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल बिल 1 एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल बिल 2। तो ये कंफ्यूजन रहती है फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में क्या अंतर है। तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 की बात करें तो इसमें वो बिल आ जाते हैं दैट नॉट कंटेन एक्सक्लूसिव मैटर ऑफ आर्टिकल 110। याद रखना आर्टिकल 110 की बात करें तो ये डील्स विद मनी बिल है ना। तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 अगर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 के मैटर्स इंक्लूड होंगे, इसमें अदर मैटर्स जनरल लेजिस्लेशन वाले भी हो सकते हैं। और 2 एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू मनी बिल। पहली बात तो ये कि ओनली इन लोकसभा फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 याद रखना है आपको ओनली इन लोकसभा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और दूसरा इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये जरूर याद रखना। एंड फिर आपकी अगर हम बात करें फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 की तो इसमें वो प्रोविजंस होते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर की बात कही जाती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट इसमें वो मैटर्स नहीं होते हैं विच आर मेंशन इन आर्टिकल 110। यानी कि भले ही इसमें एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात का प्रोविजन हो, बट इसमें वो मैटर नहीं आते हैं विच आर मेंशन इन द आर्टिकल 110। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल बिल 1, एंड इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। और जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट का वो नेसेसरी नहीं है फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, बट कंसिडरेशन स्टेज में जरूरी है। और अगर हम बात कर ले फाइनेंस बिल की तो इट इज़ गवर्नड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो एप्लीकेबल होता है ऑर्डिनरी बिल के लिए, चाहे वो फाइनेंस बिल 2 हो फाइनेंस बिल 1। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज टू रिजॉल्व द डेट, एंड प्रेसिडेंट आइदर एसेंट दे सकते हैं इस बिल को या फिर अपने एसेंट को विथहोल्ड भी कर सकते हैं या फिर बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। नाम से पता चल रहा है जॉइंट सिटिंग, यानी कि दोनों हाउस कभी ना कभी कुछ इम्पोर्टेंट
बिल के लिए एक साथ मीट करेंगे, सिट करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे, और डिसीजन होने के बाद ये बिल एसेंट होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा ये एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। दैट मीन ज्वाइंट सिटिंग। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं है। मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल ओनली टू ऑर्डिनरी बिल, ये याद रखना है। एंड आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति तब आती है ना जब दोनों हाउसेस किसी बिल को लेकर एक सहमत ना हो, है ना। एक ने माना तो दूसरे ने नहीं माना, दूसरे ने माना तो पहले ने नहीं माना। तो जब इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या किया जाए, बिल तो पास करवाना ही है, तो ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन रख दिया गया है ना। तो अगर कहे ज्वाइंट सिटिंग की बात तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है जो संविधान ने दे रखा है, सो दैट अगर दोनों हाउसेस के बीच डेडलॉक की स्थिति हो जाए, डेडलॉक यानी कि सहमति ही नहीं बन पा रही है दोनों हाउसेस में, दैट्स व्हाई बिल अटका पड़ा है, तो डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, उसे रिजॉल्व करने के लिए आपका ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन डाला गया है। याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग को समन करेगा प्रेसिडेंट, जैसे आपका लोकसभा को समन करता है, राज्यसभा को समन करता है, उसी प्रकार से ज्वाइंट सिटिंग को भी समन करेगा प्रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। काम वही होंगे जो आपका नॉर्मल लोकसभा या राज्यसभा के हाउस में किसी बिल को लेकर होते हैं, बट खास बात यह है कि यहाँ पर दोनों हाउस के सदस्य मीट करेंगे। और ये याद रखना है, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंस बिल्स, नॉट टू मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये अच्छे से याद रखना है, फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल्स ये दोनों बिल के ही लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल है, नॉट टू मनी बिल्स और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एंड फिर देख लो, बिल इन द डिस्प्यूट नीड टू बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। याद रखना है, बिल इन द डिस्प्यूट यानी कि जो भी बिल डिस्प्यूट में है उसको पास करना होगा मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बाय बोथ हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। याद रखना, ऑर्डिनरी बिल है ना, दैट्स वाई ऑर्डिनरी बिल के लिए जो आपका देन मेंबर, जो आपका मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, वो आपका नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है ना। तो सिंपल याद रखना है, ज्वाइंट सिटिंग में भी आपका सिंपल मेजोरिटी से ही बिल को पास किया जाता है। And after the president notifies his intention to summon a joint sitting of the two houses, none of the house can proceed further with the bill, nor will that bill lapse on resolution of लोकसभा। तो मैंने आपको भी बताया था कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट ने अगर डेट नोटिफाई कर दिया है तो इवन अगर लोकसभा आपका डिसॉल्व हो जाता है तो फिर जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है, ये हमने बात किया था, है ना। तो ये बात याद रखना है आपको। तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया और क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए इश्यू किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल के लिए इश्यू नहीं किए जाएंगे, बट फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल के लिए इश्यू किए जा सकते हैं। एंड बात करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है ज्वाइंट सिटिंग में कि जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ये ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे, और अगर स्पीकर नहीं है, एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, ये याद रखना है। क्यों नहीं करते? सदस्य है ही नहीं किसी भी हाउस के। बट अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तब कौन प्रिसाइड करेगा? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन प्रिसाइड, ये याद रखना है। तो क्या क्या हो गया इसमें? स्पीकर नहीं है तो डेप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर आपका डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। और याद रखना है, कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो जरूरत पड़ेगी फॉर कंस्टिट्यूटिंग ए जॉइंट सिटिंग वही है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं ये याद रखना है, ऑफ द टू हाउसेस होते हैं, ऑफ द लोकसभा नहीं होते, ऑफ द टू हाउसेस, बट गवर्नड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट ऑफ राज्यसभा। तो दो तीन बातें याद रखनी है आपको, इट इज गवर्नड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट द राज्यसभा। दूसरा ये कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो कोरम चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस, नॉट ओनली वन हाउस, नॉट ओनली लोकसभा, है ना। और फिर देख सकते हो सिंस 1950 प्रोविजन रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस सिर्फ 3 बार इन्वोक किए गए। एक तो डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 के लिए ज्वाइंट सिटिंग लाया गया, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 के लिए ज्वाइंट सिटिंग का बात कही गई थी। तो ये 3 केसेस याद रखने, इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग का कभी कंसेप्ट आया ही नहीं है। नाउ आफ्टर कवरिंग द ऑर्डिनरी बिल एंड जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट में अपनाए जाते हैं फॉर पासिंग ऑफ द बिल, बजट के बारे में जानते हैं, क्योंकि बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बजट का कंसेप्ट, हालांकि याद रखना है ये जो टर्म बजट है संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना।
ये आर्टिकल 112 के तहत। तो आपको याद रखना है 110 मनी बिल एंड 112 आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज योर बजट। तो Constitution refers budget as annual financial statement and it deals with article 112 of the Constitution। और बजट की बात करें तो बजट आम शब्दों में कहे तो क्या होता है इसमें जो हमारे इनकम होते हैं कहाँ से आएंगे और हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है एक सर्टेन पीरियड के लिए जब हम ये लेखा जोखा तैयार करते हैं तो इसे हम बजट कहते हैं, है ना। और यही काम गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ भी करती है ना। तो इसको हम कहते हैं बजट। तो बजट इज ए स्टेटमेंट जिसमें ये बातें कही होती हैं कि कहाँ कहाँ से सोर्सेस ऑफ इनकम आएंगे और कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, कितने अमाउंट खर्च किए जाएंगे, कितने अमाउंट आएंगे, ये सब बजट में मेंशन किया जाता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू इनेक्टमेंट ऑफ बजट। तो ये कौन से प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं बजट से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट है दैट इज द प्रेसिडेंट लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। तो क्या याद रखना है आपको, द प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउस के सामने स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो सिंपल भाषा में आपका हो तो बजट है, वो रखता है एवरी ईयर। एंड है ना, जो अन्य इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है आपको कि आपको ही पता है ग्रांट मतलब क्या होता है। ग्रांट यानी कि मनी की डिमांड, बट ये ग्रांट में होते क्या है कि इसमें पैसे रिटर्न नहीं करने होते। स्टेट को ग्रांट दिए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिए जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारे जो बॉडी हैं उनको ग्रांट दी जाती है। बट याद रखना है नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये अच्छे से याद रखना है, ग्रांट का अगर कहीं से डिमांड आया है और उसे देना है तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकता। साथ ही साथ नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी निकालना है तो आप कानून पास करवाइए, उस पर वोटिंग करवाइए और जब वोट पास हो गया विद सहमति तो आप विथड्रॉ करिए, है ना। एग्जीक्यूटिव एक्शन के माध्यम से कि हम चाहेंगे 100 करोड़ अभी निकालना तो निकल जाएगा, तुरंत बस पिन डालना है, ऐसा नहीं होगा, है ना। एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, उसके अनुसार ही मनी विथड्रॉ होंगे। एंड फिर क्या है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्ट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जाहिर सी बात है अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना या के अगेंस्ट टैक्सेस लिवाई भी नहीं किए जा सकते, नहीं कलेक्ट किए जा सकते। और याद रखना पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो रिड्यूस कर सकती है टैक्स को, एबोलिश कर सकती है टैक्स को, बट इंक्रीज नहीं कर सकती, इंक्रीज नहीं कर सकती। ये जो आपका बजट तैयार करता है उसमें जो टैक्सेस जिस पर लगाने हैं उसमें बता दिया जाता है अब घटाना है या फिर ख़त्म करना है तो पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकता। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। बिल्कुल सही, राज्यसभा यहाँ पर आपका टूथलेस है बिकॉज ग्रांट के ऊपर वैसे भी आप देखोगे कि मनी से रिलेटेड खर्च है, एक्सपेंडिचर है, राज्यसभा को वीक ही बनाया गया है ना। इंडिपेंडेंटली दे कैन नॉट वोट फॉर ग्रांट्स, एक्सट्रैक्ट आउट मनी, ऐसा कुछ होता है ना। ये बात है, द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ये तो बात सही है, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का, तो ये अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट विच इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा एंड द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी वोटेड इन पार्लियामेंट, बट डिस्कशन तो हो ही सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। एंड याद रखना बजट में 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, तो चार्ज्ड अपॉन है, तो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दूसरा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोनों के बीच हम डिफरेंस जानेंगे। फ्यू एग्जांपल जहाँ पर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है यानी कि चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि पैसे तो निकाले जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही, बट एक में वोटिंग की जरूरत होगी, एक में वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। तो जहाँ पर चार्ज अपॉन है वहाँ पर वोटिंग की जरूरत नहीं होगी, मेड फ्रॉम है वहाँ पर वोटिंग की जरूरत होगी, है ना। तो फिर यहाँ देख लो फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब हो गए, है ना। एंड एनी सम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अबाउट ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो ये भी आपका चार्ज एक्सपेंडिचर हो गए। एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी शो चार्ज
फॉर एग्जाम्पल कल कोई नया ऑफिस खोल दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाद में बोले कि ये जो है चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो फिर अलग से वोट करके पास नहीं करवाया जाएगा। तो अगर हम बात करें स्टेजेस इन द इनेक्टमेंट की, बात करते हैं कि क्या क्या स्टेज फॉलो की जाते हैं। पहली बात तो बजट का प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, उसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी किसके द्वारा, डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा। बिकॉज पार्लियामेंट में डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, डिपार्टमेंटल कमिटीज है, तो इनके द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई ग्रांट की बात है उस बिल में तो उस पर वोटिंग होगी, है ना, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। एंड फिर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और फिर फाइनेंस बिल भी पास होगा। Few motions during voting on demand for grant used by members of parliament to reduce any demand for grant are called cut motion। cut motion का मतलब क्या हुआ, क्लियर से अगर कोई मोशन लाया गया है किसी मेंबर के द्वारा जब वोटिंग चल रही थी डिमांड फॉर ग्रांट को लेकर, और अगर वो मोशन ग्रांट को कम करने के लिए ला रही होगी तो उसको हम कहेंगे कट मोशन। नाम से पता चला कट मोशन, द मोशन ब्राउट टू कट द या फिर टू रिड्यूस डिमांड फॉर ग्रांट, उसको हम कहेंगे कट मोशन। अब कट मोशन के भी वेराइटीज ऑफ टाइप है। एक तो पॉलिसी कट मोशन, इसमें क्या होता है, पॉलिसी के डिसअप्रूवल को इंडिकेट किया जाता है ना। तो पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, की वजह से हम पॉलिसी का समर्थन नहीं करते, हम डिसअप्रूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन कैसे ये पॉलिसी कट मोशन को दिखाया जाता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो डिमांड है फॉर द अमाउंट वो रिड्यूस कर दी जाती है 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये ही मिलेंगे, सिंपली कहो कि ना ही दो। इसलिए होता है कि पॉलिसी कट मोशन, किसी पॉलिसीज जो है, जो कुछ भी पॉलिसी जो अगर उस पर सहमति नहीं बन रही है तो फिर कट मोशन लाया जाएगा। एंड वी हैव द इकोनॉमिक कट मोशन, इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ द डिमांड है उसको रिड्यूस किया जाएगा 1 रुपये से नहीं, स्पेसिफाइड अमाउंट से, है ना। 400 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, सब करोड़ की बात करिए जैसे कुछ भी हो सकते हैं, है ना। या फिर रिडक्शन ऑफ एन आइटम इन द डिमांड। एंड वी हैव द टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ द डिमांड है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 100 रुपये से, है ना। तो टोकन कट मोशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ द डिमांड भी रिड्यूस बाय 100 रुपये, 100 रुपये। एंड इन एडिशन income and expenditure for one financial year, various other grants are made by the parliament under extraordinary या special circumstances। तो यहाँ पर देख लो, वो तो एक तरीका है ही कि चार्ज फ्रॉम, मेड फ्रॉम, ये सब तो है ही, बट इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो अदर ग्रांट के सोर्सेस आपको याद रखना है ना। पहला है आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट तब दिए जाते हैं जब जो पैसे ऑथराइज किए गए थे पार्टिकुलर सर्विस के लिए फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वो इनसफिशिएंट रहे, यानी कि वो पैसे में कमी आ गई जितना डिमांड थी, तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, उसे हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा, है ना। टू सप्लीमेंट द ग्रांट कहने का मतलब ये है। दूसरा है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट में क्या होगा कि इट इज़ ग्रांटेड फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सर्विसेज, है ना। तो ये एडिशनल ग्रांट मतलब क्या होता है कि हम एडिशनल ग्रांट इशू कर रहे हैं बिकॉज नए सर्विसेज कुछ आ गए हैं जो बजट में मेंशन नहीं थे, है ना। जैसे वी आर पेइंग एडिशनल चार्जेस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर ओरिजिनल पैकेज। कभी कभी होता है ना हमारे पैकेज में नहीं है पर भी हमें एडिशनल चार्जेस पे किए जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से एडिशनल ग्रांट। एंड वी हैव द एक्सेस ग्रांट। When money has been spent on any service during the financial year, वो एक्सेस हो जाता है of the amount guaranteed for that service, तो उसको हमने कह दिया एक्सेस ग्रांट, है ना। क्योंकि यहाँ पर पैसे की कमी हो गई, जो हम पैसे लेके गए थे 100 रुपया और अल्टीमेटली जो सामान खरीदा जा रहा है 100 से ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेस ग्रांट। एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, बोट ऑफ क्रेडिट। याद रखना है बोट ऑफ क्रेडिट बेसिकली ये भी आपका डिमांड ही है जिसे ग्रांट की जाती है फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड, कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गया तो मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो टू मीट विद दैट अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जब कहा गया जब ऑन द अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इनडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गिवन इन द बजट।
तो ये बहुत बात हो गई वोट ऑफ क्रेडिट की। नाउ वी हैव द एक्सेप्शनल ग्रांट। नाम से पता चलता है ये ग्रांट दी जाती है फॉर स्पेशल पर्पज एंड फॉर्म नॉट ए पार्ट ऑफ करेंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। एंड वी हैव द टोकन ग्रांट। तो ये टोकन ग्रांट की जाती है व्हेन द फंड टू मीट द प्रपोज एक्सपेंडिचर, है ना, जो प्रपोज एक्सपेंडिचर है नए सर्विस के लिए उसको मीट करने के लिए, उसके लिए जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं तो उसको आप टोकन ग्रांट कहोगे। एंड और क्या याद रखना है, रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अदर एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये बात होगी। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया डिफरेंट ग्रांट्स के बारे में डिटेल से। एंड लेट्स मूव टू द डिफरेंट फंड्स। ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट फंड्स पे। तो जो फंड्स हैं, फंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक तो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आ जाता है, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीसरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीनों के सेपरेट आर्टिकल्स हैं बेसिकली। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट किया गया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 266 के तहत, बट सब क्लॉज 2 होता है, उसके तहत इसे कंस्टिट्यूट किया गया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में आर्टिकल 267 में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट इसे कंस्टिट्यूट करी गई। याद रखना है, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन ने कंस्टिट्यूट किया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को, जबकि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट ने कंस्टिट्यूट किया है, बिकॉज आर्टिकल 267 टॉक्स अबाउट द कंस्टिट्यूशन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट। तो ये याद रखना है। तो ये दोनों कंसोलिडेटेड प्लस पब्लिक अकाउंट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी फंड है, एस्टेब्लिश बाय द पार्लियामेंट वाया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो ये बात एंड डिमार्केशन अच्छे से याद होनी चाहिए। बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, तो ये फंड है जिसमें सारे रिसिप्ट यानी कि कह सकते हो इनकम, है ना, ऑल रिसिप्ट आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड, है ना, जो भी पेमेंट्स करने हैं वो इससे किए जाते हैं, जो इनकम आने हैं वो इधर से इसमें आते हैं। एंड ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी फंड से किए जाते हैं। और ये जरूर याद रखना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में कि नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी issued except in accordance with a parliamentary law। ये अच्छे से याद रखना है। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी issued except in accordance with the parliamentary law, यानी कि सिंपल कहो कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी निकालना है तो पार्लियामेंट्री लॉ के जरिए ही निकाले जाएंगे। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें वो सारे पब्लिक मनी आ जाते हैं अदर देन दोज जो क्रेडिट होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यानी कि सिंपल कहो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो फंड आते हैं क्रेडिट होते हैं, उसके अलावा जो आपके पब्लिक मनी होते हैं ये सब आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। जैसे फंड डिपॉजिट्स, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेस, ये सब आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव एक्शंस यानी कि इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड पार्लियामेंट्री लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑपरेट होता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कंटीजेंसी मतलब ये फंड जो है वो इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज करी जाती है, कंटीजेंट फंक्शन के लिए। और इसमें कितने अमाउंट रखे जाएंगे ये पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन करती है। याद रखना है, नॉट प्रेसिडेंट। अमाउंट डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अगर एक्सट्रैक्ट आउट की गई है तो फिर टाइम टू टाइम इसमें पैसे वो डाले जाते हैं, है ना। और फिलहाल तो इसका जो कॉर्पस रखा गया है 500 करोड़ का। और ये ज़रूर याद रखना है इसमें जो पैसे रखे गए हैं लेट से कि खर्च करना है तो फिर प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में से रखा गया है, बिकॉज प्रेसिडेंट ही एडवांसेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस फंड टू मीट द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। एंड याद रखना है भले ही एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट है बट फाइनेंस सेक्रेटरी इसको हेल्ड करके रखता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत ही ऑपरेट होता है। बात करते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या पार्लियामेंट का रोल होता है, तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ रोल कह सकते हो। एक्सटेंसिव पावर्स इंजॉय करते हैं, वेराइटीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है जो भी संविधान ने इन्हें रोल दे रखा है या फिर अदर स्टेट्यूटरी लेजिस्लेशंस ने इनको जो रोल दे रखा है तो वो सब काम करते हैं।
तो इनके जो पावर एंड फंक्शन है फॉलोइंग हेड्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, तीसरा फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन, एंड अदर आर constituent powers and functions, and the next is judicial power and functions, and we have the electoral powers and function and other powers and function, and we have the special power of राज्य सभा। ये जरूर याद रखना है, स्पेशल पावर ऑफ राज्य सभा। तो राज्य सभा को 4 एक्सक्लूसिव या स्पेशल पावर दिए गए हैं दैट आर नॉट एंजॉयड बाय द लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए उस सब्जेक्ट पर जो स्टेट लिस्ट में एनुमरेटेड है। ये आर्टिकल 249 में साफ साफ कहा गया है ना। ऐसा काम लोकसभा नहीं करेगा, राज्यसभा ऑथराइज करेगी तभी लोकसभा करेगा, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाएगा। साथ ही साथ इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट की पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज विच इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। ये आर्टिकल 312 में। Along with what? Resolution for removal of vice president can be introduced only in राज्यसभा। जैसे मनी बिल के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की दरकार होती है, उसी प्रकार से रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, नॉट इन द लोकसभा। ये आर्टिकल 67 कहता है। एंड फिर आपका अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपका रेस्पेक्टिवली आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 में डील होता है, कैन रिमेन इफेक्टिव इवन इट इज अप्रूव्ड बाय राज्यसभा अलोन if लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर और ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। तो क्या कह रहा है ये कि अगर प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इफेक्टिव रह सकता है इवन इट इज अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा अलोन, है ना। तो राज्यसभा के द्वारा अगर अप्रूवल हो गया तो अब ये इफेक्टिव रह सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका लोकसभा डिसॉल्व हो गया हो या फिर इमरजेंसी पीरियड में। एंड वी हैव द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नाम से पता चल रहा है पार्लियामेंट के सदस्यों के द्वारा जो प्रिविलेज एंजॉय किए जाते हैं, जो बेनिफिट्स एंजॉय किए जाते हैं, जो रिबेट एंजॉय किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये कलेक्टिव प्रिविलेज भी हो सकते हैं, यानी कि मेंबर एज ए होल एंजॉय करते हैं तो उसको हमने कलेक्टिव प्रिविलेज कहा है, या फिर इंडिविजुअल प्रिविलेज जिसमें इंडिविजुअल मेंबर को प्रिविलेजेस दी जाती है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करें तो ये स्पेशल राइट्स कह सकते हो, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस कह सकते हो, एंजॉयड बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर देयर कमिटीज या फिर देयर मेंबर्स। एंड फिर आपको क्या ध्यान देना है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये याद रखना है ना। बट याद रखना है ये भी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज प्रेसिडेंट को नहीं एक्सटेंड की गई है, जबकि प्रेसिडेंट खुद में इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट को वैसे भी तो बहुत सारे रिबेट्स मिलते हैं बट सेपरेट होते हैं। उस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज एमपीज के लिए हो सकते हैं या फिर आपके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके लिए हो जाता है। तो 2 प्रकार के प्रिविलेज कहा जाता है, एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज, एक तो आपका कलेक्टिव प्रिविलेज। तो कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या हो गया कि जो प्रिविलेज है विच बिलोंग्स टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिव वे में। फॉर एग्जांपल, जो पार्लियामेंट है उनको अधिकार है कि वो अपने रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, डिबेट्स पब्लिश कर सकते हैं, इवन प्रोसीडिंग्स को भी पब्लिश कर सकते हैं। इवन ये भी अधिकार है कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम लाइक रिपोर्ट, डिबेट्स, प्रोसीडिंग। एंड सीक्रेट मीटिंग होल्ड कर सकती है पार्लियामेंट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मैटर्स। एंड सीक्रेट मीटिंग में क्या होती है, स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड टू एजुकेट अपॉन सच मैटर। और फिर क्या याद रखना है, इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये याद रखना है ना। इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और इट्स एक्सक्लूसिव कंटेम्प्ट। तो अगर कंटेम्प्ट किया जाता है पार्लियामेंट का तो फिर ये पनिश भी कर सकते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेकर। एंड it has right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member, and it can institute inquiries and orders attendance of the witness and send for relevant papers and reports। और फिर देख सकते हो यहाँ पर the courts are prohibited to inquire, ये याद रखना है, the courts are prohibited to inquire into the proceeding of the house or its committee and no person, चाहे वो member हो या फिर outsider हो, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नो लीगल प्रोसेस, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, इनिशिएट किया जा सकता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये बात हो गई, यानी कि हाउस में
कुछ भी अगर एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ को करना है तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के परमिशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ये जाना हमने, है ना। एंड अगर हम बात करें इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की, यानी कि जो प्रिविलेज हैं जो मेंबर्स इंडिविजुअली एंजॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब तक सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इवन व्हाट 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, इस पीरियड में भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट ये बात याद रखना है, ओनली एप्लीकेबल इन सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस में नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में नहीं। एंड दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि जो कुछ भी ये बोलेंगे उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाएगा, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट ऑडिट कमेटी। और ज्यूरी सर्विसेज से भी एग्जम्प्ट किए जाते हैं, यानी कि ये रिफ्यूज कर सकते हैं कि वो एविडेंस प्रदान करे, अपीयर हो विटनेस के रूप में इन ए केस पेंडिंग इन ए कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। बट देर आर ऑल्सो इश्यूज जब देर इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, जब भी कोई इंडिविजुअल या फिर अथॉरिटी डिसरिगार्ड करता है या अटैक करता है इन एनी ऑफ द प्रिविलेज या राइट्स एंड इम्यूनिटीज, यानी कि जो भी इम्यूनिटी प्रिविलेज दिए गए हैं उसका वायलेशन किया जाता है अदर ऑफ द मेंबर्स इंडिविजुअली और हाउसेज इन द कलेक्टिव कैपेसिटी, तो जो ऑफेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और ये पनिशेबल है हाउस के द्वारा। और सोर्सेस ऑफ प्रिविलेज की बात करें तो कहाँ से ये प्रिविलेजेस निकल के आते हैं, तो बेसिकली अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आर्टिकल 105 दो प्रिविलेज की बात करता है, एक तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट प्रोसीडिंग। बट टिल नाउ पार्लियामेंट हैज़ नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ जो एक्सक्लूसिवली एग्जॉस्टिवली कम्प्रीहेंसिवली कोडिफाई करे सारे प्रिविलेज को। वैसे कहा जाता है जो सोर्सेज ऑफ प्रिविलेज है उसके 5 सोर्सेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है, वेरियस लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, रूल्स ऑफ द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से भी सोर्सेज ऑफ प्रिविलेज निकाले जाते हैं, प्लस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एज वेल। अब बात करते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है, सॉवरेनिटी यानी कि इसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं जो किसी लॉज को बिल्स को चैलेंज कर सके, यानी कि ये अथॉरिटी जो सॉवरेन इन नेचर है वो चाहे कुछ भी कर सकती है, कोई भी लॉ पास कर सकती है ना, कोई भी लॉ हटा सकती है, ये होता है सॉवरेन। जबकि हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वो प्योर सॉवरेन इन नेचर है, वो जो बिल चाहे वो पास कर सकता है, जिसका पावर कम करना चाहे वो कर सकता है, बिकॉज वो सॉवरेन इन नेचर है। उसी प्रकार से क्या इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नेचर का है, तो उसको हम बात करते हैं। पहले हम सॉवरेनिटी के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट, है ना, सुप्रीम से सुप्रीम पावर जो विद इन द स्टेट ऑपरेट होती है उसी को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी रूप से रेस्ट्रिक्शन है नहीं इसके अथॉरिटी एंड पावर को लेकर, जुरिडिक्शन को लेकर, है ना, तो देयर आर नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है एंड सुप्रीम पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, नॉट द जुडिशरी, नॉट द एग्जीक्यूटिव। जबकि इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इसको सॉवरेन बॉडी नहीं कह सकते इन द सिमिलर केसेस दैट सीम्स टू बी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिकॉज यहाँ पर कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा पार्लियामेंट की अथॉरिटी को लेकर, ये हो ही नहीं सकता। देयर इज लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन। फैक्टर्स जो लिमिट करती है सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को वो है आपका रिटेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ये सब लिमिट करती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को, एंड सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, ये सब होंगे। तो इस रिगार्ड में हम कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट इज सिमिलर टू अमेरिकन लेजिस्लेचर, जो वहाँ के लेजिस्लेचर को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। यूएसए में भी सॉवरेनिटी ऑफ कांग्रेस लीगली रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों, रिटेन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बिल ऑफ राइट। तो अगर पूछा जाए कि हमारा पार्लियामेंट एब्सोल्यूट सॉवरेन क्यों नहीं है, तो वाई, बिकॉज वी हैव द रिटेन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल है, जो पार्लियामेंट के सुप्रीम पावर को रेस्ट्रिक्ट करती है, चैलेंज करती है। तो ये हमने पार्लियामेंट के लंबे चैप्टर को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से निकल ही जाते हैं। सो इन द लास्ट एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटीज। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।